ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का जो है ना ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि जो भी रिवर्स हैं उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसी एरिया को जो ड्रेन करेगा, है ना। तो पूरे सिस्टम को जो है हम लोग अगर कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करते हैं, सो वी कॉल दैट सिस्टम एज ए ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दैट एरिया, अपवाह तंत्र। ठीक है, so a drainage pattern refers to the arrangement of rivers, streams and other water courses in a particular region as they flow and converge into a larger body of water such as lake, sea or ocean। ठीक है, अपवाह तंत्र किसी विशेष क्षेत्र में नदियों, नालों और अन्य जलधाराओं की व्यवस्था को संदर्भित करता है क्योंकि वे प्रवाहित होकर किसी बड़े जल निकाय जैसे कि झील में, समुद्र या फिर महासागर में हिस्सों मिलते हैं। तो अपवाह तंत्र यानी किसी भी एरिया का जो भी छोटे छोटे रिवर्स होंगे, ट्रिब्यूटरीज होंगे, मेन रिवर्स होगा, वो सभी को कंबाइंड तौर पे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम उस एरिया का हिस्सा बोलेंगे, उस रीजन का हिस्सा बोलेंगे। ठीक है, दिस पैटर्न इज shaped by various geological and geographical factors including the terrain slope, underlying rock types, tectonic activity and climatic conditions। देखो, ड्रेनेज पैटर्न जो है किसी भी एरिया का बहुत सारे फैक्टर्स पे है, सो डिपेंड करेगा। जैसे कि उस एरिया का स्लोप कैसा है ना, स्लोप कैसा है। दूसरा, वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, सो कितना एक्टिव है या नहीं। अगर स्टेबल होगा तो ड्रेनेज पैटर्न कुछ और टाइप का होगा। अगर वो टेक्टोनिक अनस्टेबल होगा, कभी अपलिफ्टमेंट होगा, कभी सबडक्शन होगा, तो ड्रेनेज पैटर्न भी है सो चेंज हो जाएगा। प्लस क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है वहां पे, अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, एक्सेसिव रेनफॉल होगा, तो ड्रेनेज पैटर्न कुछ और डिफरेंट हो जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स पे जो है आपका किसी भी रीजन का जो ड्रेनेज पैटर्न है ये सभी डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ देखते हैं मेजर टाइप्स ऑफ जो ड्रेनेज पैटर्न, इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है डेंड्राइटिक। व्हाट इज डेंड्राइटिक? मतलब कि अगर पेड़ की तरह अगर उसका रहे, है ना। देखो, डेंड्राइटिक पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा, है ना। सपोज कि एक है सो मेन रिवर है ना, एक मेन रिवर होगा। ठीक है, और इसमें कई सारे स्मॉल रिवर्स ट्रिब्यूटरीज अगर आके इसे मीट करेगा। ठीक है, ये आपको एक पेड़ की शाखा की तरह दिख रहा है कि नहीं, ट्री के जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसा कुछ रिवर्स का सिस्टम हो, जैसे कि अगर इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल ले लो तो गंगा रिवर को आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, गंगा रिवर, तो गंगा जो मेन नदी है, फिर उसके कई सारे है सो ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जो कि उस पे कई सारे उसके कोर्स पे जो है कि मीट करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जो ड्रेनेज सिस्टम जो पैटर्न बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं, डेंड्राइटिक पैटर्न। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर डेंड्राइटिक पैटर्न। गंगा का जो है या फिर ब्रह्मपुत्र का है या फिर जो इंडस का जो भी आप देखिए जो ड्रेनेज सिस्टम जो पैटर्न बना हुआ है, वो एक पेड़ जैसा, उसका जो ब्रांच होता है, पेड़ का ब्रांच उसके जैसा है, सो रिजम्बल करेगा। ठीक है, इट रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, इज नोन एज डेंड्राइटिक। एग्जाम्पल्स ऑफ विच आर द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। डेंड्राइटिक का मतलब हिंदी में वृक्षाकार पैटर्न हो जाएगा, जैसे कि उत्तरी मैदान की जो भी नदियां हैं, है ना, सभी के सभी मोस्टली डेंड्राइटिक पैटर्न्स को जो है फॉलो करता है। ठीक है, समझ में आ गया डेंड्राइटिक पैटर्न क्या होगा। दूसरा है रेडियल। When the rivers originate from a hill and flow in all directions, the drainage pattern is known as radial. The rivers originating from the Amarkantak range present a good example of it. ठीक है,
जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे अरीय रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। देखिए ये सभी है, सो हिंदी में आपको जो है मीनिंग है अरीय। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण है। रेडियल पैटर्न को समझना है तो उसका डायग्राम कैसा होगा? लाइट आ गया क्या? तो फैन ऑफ कर दो, बहुत शोर कर रहा है ये, एसी चला दो। सपोज कि बीच में जो है सो एक हिल है और यहाँ से कई सारे रिवर्स अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर फ्लो करेगा तो वैसे पैटर्न को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियल पैटर्न कहेंगे। रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न, ठीक है। रेडियल पैटर्न है ना। सपोज कि एक हिल है, इधर से एक रिवर निकल जाए, इधर से एक रिवर निकल जाए, इधर से एक रिवर निकल जाए, तो सेंटर से ऐसा लगेगा कि सेंटर से बाहर की तरफ जो है कई सारी रिवर्स जो है फ्लो कर रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को हम लोग रेडियल पैटर्न बोलेंगे। इसका परफेक्ट एग्जांपल है अमरकंटक के पास में। अमरकंटक से कौन सी नदियां निकलती है? देखो अगर अमरकंटक देखो जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास का रीजन है, वहां से एक नदी है सो ऊपर की ओर सोन नदी जाएगा, ठीक है। इधर देखो तो एक नर्मदा नदी है सो जाएगा, नीचे देखो तो महानदी एक है सो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक ही केंद्र बिंदु से ऐसा प्रतीत होगा कि कई सारी नदियां अलग अलग दिशा में है सो उद्गम उसका होगा, ओरिजिन उसका होगा। तो ऐसे जो ड्रेनेज पैटर्न जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। आवाज जा रहा है पीछे से? छोड़ दो ना, कम आ रहा है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अभी आ रहा है? ठीक। तो अमरकंटक याद रखना, अमरकंटक जो है बेसिकली एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का जो है परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस, ट्रेलिस का मतलब, ट्रेलिस पैटर्न जालीनुमा, ठीक है, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। When the primary tributaries of rivers flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angles, the pattern is known as trellis pattern. देखो यहाँ पे क्या होगा ना, ट्रेलिस पैटर्न में कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा कि कुछ पैरेलल रिवर्स होंगे, पैरेलल रिवर्स होंगे और इसमें इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इसके परपेंडिकुलर आकर के ऐसे मीट करते रहता है ना। तो अगर ऐसा कुछ ड्रेनेज पैटर्न कहीं पे मिले है ना, जहाँ पे रिवर्स जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अराउंड अगर एंगल पे मिलता है, इसको हम लोग ट्रेलिस पैटर्न है सो बोलते हैं, ठीक है। ट्रेलिस पैटर्न बेसिकली कहाँ पे कौन से रीजन में फॉर्मेशन होता है? तो जहाँ पे हार्ड रॉक्स ये सभी होगा ना, तो हार्ड रॉक्स के बीच में जो ऑल्टरनेट सॉफ्ट रॉक्स होता है वहां से रिवर्स फ्लो कर जाता है ना। तो वैसे रीजन में आपको है सो ट्रेलिस पैटर्न है सो देखने को मिलेगा। ट्रेलिस पैटर्न, जिसको जालीनुमा हम लोग बोलेंगे ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न। यस, ये सभी आपसे पीटी के लिए है सो पूछा जा सकता है कि जैसे कि नॉर्थ इंडियन जो रिवर्स है उसका कौन सा पैटर्न है, ऑप्शन में दे देगा डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, रेडियल, है ना। या फिर डेफिनेशन पूछ देगा कि जिसमें 90 डिग्री पे जो रिवर से मीट करेगा उसको कौन सा पैटर्न बोलेंगे। तो ये सभी याद रखना, एनसीईआरटी का बिल्कुल बॉक्स में बना के ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है ना, तो ये आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल। When the rivers discharge their waters from all directions in a lake or depression, the pattern is known as centripetal. तो देखो रेडियल और सेंट्रीपिटल है सो सिमिलर टाइप का है, लेकिन बस डायरेक्शन है सो ऑपोजिट उल्टा हो जाएगा। रेडियल में क्या होगा कि सेंटर से चारों तरफ है सो बाहर जाएगा और सेंट्रीपिटल में है सो चारों तरफ से बीच में आ जाएगा, है ना। सो उसको हम लोग सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्री, अभिकेंद्री, ठीक है।
जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को हम लोग अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। इसका अगर आप डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि सपोज कई सारे रिवर्स हैं, है ना, ये आकर के ऐसे मीट करें किसी एक पर्टिकुलर लेक में, झील में, या फिर किसी ओपन इनक्लोज सी में, ऐसा कुछ हो, तो उसको हम लोग सेंट्रीपिटल ड्रेनेज ऐसा बोलेंगे, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। अच्छा, कोई भी रिवर अगर इरोजन करता है तो सबसे कौन सा पॉइंट है जिसके बियॉन्ड रिवर है सो इरोजन नहीं कर सकता है, अपर्दन नहीं कर सकता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज कॉल्ड एज बेस लेवल ऑफ दैट रिवर, है ना, बेस लेवल। समझ में आ गया? बेस लेवल। अगर कहीं पे ये वर्ड या फिर ये स्टेटमेंट अगर कहीं पे दिखे बेस लेवल, तो समझना कि बेस लेवल इज दैट लेवल द रिवर, अगर ऐसा लिखे कि द रिवर हैज रीच्ड इट्स बेस लेवल, इट मींस कि नाउ रिवर कैन नॉट डू एनी मोर इरोजन, एंड ऑफ द इरोजन ऑफ द रिवर। कुछ भी हो सकता है। अगर कोई रिवर अगर सपोज के बे ऑफ बंगाल वाले में अलोवियल डिपॉजिट्स को अगर लेकर के जाएगा तो डेल्टा बनाएगा, लेकिन अगर अरेबियन सी में है तो वहां पे डेल्टा नहीं बन रहा है। तो डिपेंड करता है कि कौन से कोस्ट पे है सो रिवर का है सो बेस लेवल है। तो बेस लेवल इज बेसिकली इट इज द end of the journey of that river, it is the end of the journey of that river, ठीक है, of that river। दूसरा, the river cannot erode, the river cannot erode beyond base level, beyond base level, ठीक है। द रिवर कैन नॉट इरोड बियॉन्ड बेस लेवल, जाहिर सा बात है कि जब रिवर का वो एंड हो गया तो उसके आगे क्या है, इरोजन करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हो, बेस लेवल कुड बी ए लेक, कुड बी ए रिवर और ए सी और एन ओशन, ठीक है। बेस लेवल कुड बी ए लेक, कोई झील हो सकता है, कोई नदी हो सकता है, कोई सागर हो सकता है, या फिर महासागर हो सकता है। जैसे कि सपोज हम लोग गंगा का एग्जांपल लेते हैं, है ना, दिस इज द नॉर्मल फ्लो ऑफ गंगा। तो गंगा का बेस लेवल क्या होगा जी? बे ऑफ बंगाल, सागर आइलैंड्स, है ना, वहां पे जाकर के जो है बेसिकली बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यमुना की बात करो तो क्या यमुना भी है सो बे ऑफ बंगाल में मिलता है क्या? गंगा में मिलता है। सो गंगा विल बिकम द बेस लेवल ऑफ यमुना। सेम उसी तरीके से सोन का एग्जांपल लो, सोन का भी बेस लेवल है सो गंगा होगा, है ना। तो जो जिस रिवर का जहां पे एंड हो जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द बेस लेवल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेस लेवल को समझना? बेस लेवल को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग जियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि कई बार जो रिवर्स हैं रेजुवनेशन हो जाता है। रिवर रेजुवनेशन क्या होता है? रिवर रेजुवनेशन, हाँ 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 हाँ, क्या, जोर से बोलो। रीओरिजिनेट होना नहीं, विलुप्त हो नहीं। देखो, जो बेस लेवल का फर्क ये पड़ता है कि वैली इन वैली टोपोग्राफी का भी नाम सुने हो, इंसाइज्ड मिएंडर्स का नाम सुने हो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेजुवनेशन ऑफ द रिवर, ठीक है। जैसे कि समझ लो ये सब भी फिजिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिवर टोपोग्राफी से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिवर रेजुवनेशन, इसको समझा देते हैं। देखो, रिवर रेजुवनेशन, रेजुवनेशन का मतलब क्या होता है कि री इनर्जाइज्ड हो जाना, है ना, रिचार्ज हो जाना, है ना, उसको रेजुवनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कि एक सपोज कि कोई एक रिवर है, ठीक है, सपोज कि यहाँ पे माउंटेन्स है, फिर ऐसे कुछ प्लेन है, और फिर लास्ट में ओशन है, ठीक है। और कोई रिवर इस पे है सो फ्लो कर रहा होगा कुछ इस तरीके से। सपोज कि यहाँ से एक ग्लेशियर्स के पास में एक ग्लेशियर है ऊपर में, यहाँ से इसके मेल्ट वाटर्स की वजह से एक रिवर जो है सो फॉर्मेशन हुआ, और रिवर जो है बिल्कुल इस तरीके से आगे फॉर्म बहते बहते बिल्कुल जो है फाइनली ओशन में जाके है सो मीट कर गया, है ना, ये ओशन हो गया, ओशन में मीट कर जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो है सो बेस लेवल है, इसको समझो।
बेस लेवल है, ठीक है। तो रिवर्स को आपको मालूम है कि जब अपर रीचेज में होता है तो यहाँ पे वी शेप्ड वैली बनाता है रिवर, ठीक है। याद करो वो क्लास जहां पे हमने आपको बताया था कि जो यूथफुल स्टेज होता है, मेच्योर स्टेज होता है और सेनाइल स्टेज होता है, वो क्लास याद आ रहा है? जो लोग एब्सेंट रहे होंगे दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। यूथफुल स्टेज में वी शेप्ड वैली बनता है और जो मेच्योर स्टेज होता है वहां पे यू शेप्ड वैली बनेगा, और जो सेनाइल स्टेज होता है वहां पे क्या बनता है, यहाँ पे बेसिकली मिएंडर्स बनेगा, मिएंडर्स बनता है, ऑक्सबो लेक बनेगा, है ना, ये सभी बनेगा। तो सपोज किसी वजह से क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ या कुछ भी ऐसा रीजन हुआ या फिर टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हो गया, सपोज कि ये जो लैंड मास है नीचे से अपलिफ्ट हो गया, टेक्टोनिक फोर्सेस फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ अगर लगेगा तो क्या ये जो लैंड मास है थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा कि नहीं, है ना। या फिर सपोज कि आइस एज आ गया पृथ्वी पे, देखो यहाँ पे समझो, है ना, अगर आइस एज आएगा, आइस एज आ जाएगा तो क्या होगा, जो भी समुद्र का पानी है मैक्सिमम क्या होगा, वो है सो आइस के फॉर्मेशन में हो जाएगा, है ना। तो आइस एज में आपको ध्यान रखना है कि देयर इज ए फॉल इन द सी लेवल, समझ में आ गया, सी लेवल में है सो गिरावट होगा, है ना। तो उसके वजह से क्या होगा कि अब जो रिवर होगा ना, अब ये इनर्जाइज्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर बेस लेवल चेंज होगा तो रिवर फिर से है सो इरोजन करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि अगर एक मिएंडर ऐसा बना हुआ था, सपोज एक ऐसा मिएंडर है सो बना हुआ था और बेस लेवल में चेंजेस होंगे तो रिवर फिर से क्या करेगा, मिएंडर के विद इन ही एक और मिएंडर है सो बना देगा, उसी को इनसाइज्ड मिएंडर कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज इनसाइज्ड मिएंडर। समझ में आ गया। अगर कहीं पे भी वर्ड अगर मिले कि इनसाइज्ड या फिर इंट्रेंस मिएंडर क्या होता है तो अब समझ में आएगा कि कैसे फॉर्मेशन होता है। इसको अगर क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बना दे, सपोज कि रिवर कुछ इस तरीके से जो है ना, उसका वैली जो है सो ऐसे फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। लेकिन अब क्या होगा कि बेस लेवल है सो चेंज होगा तो रिवर क्या करेगा, वर्टिकल इरोजन फिर से स्टार्ट कर देगा। तो इसमें आपको कुछ ऐसा टाइप का दिख जाएगा, है ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल की बात करूं तो समझ में आ रहा है। तो ये जो है सो वर्टिकली और इरोड कर देगा, इसी को बोलेंगे, मतलब एक वैली तो पहले से था ही, वैली के अंदर एक और वैली का फॉर्मेशन हो गया, वैली इन वैली हो गया, है ना। या फिर अगर मिएंडर था तो मिएंडर के अंदर एक और मिएंडर है सो फॉर्मेशन हो जाएगा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिवर रेजुवनेशन। और ये सभी एविडेंसेस हमें यह बताते हैं कि पृथ्वी पे कई बार है सो क्लाइमेट चेंज हुआ जिसके वजह से ओशंस के और सीज के जो वाटर हैं वो राइज और फॉल होते रहे हैं। इसी वजह से आपके रिवर्स भी है सो रेजुवनेशन होते रहता है और उसके वजह से लैंडफॉर्म्स डिफरेंट काइंड्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो दीज आर द एविडेंसेस ऑफ द सी लेवल चेंजेस व्हिच हैज हैपेंड ऑन द प्लेनेट अर्थ। समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं वापस इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पे। ये सभी जो कि रिवर सिस्टम से आपस में रिलेटेड है इस वजह से बता दिए। चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको ध्यान में रख लो कि ये बार बार जो है आपके सामने है सो आता रहेगा। कैचमेंट एरिया या फिर जल ग्रहण क्षेत्र, ये क्या होता है कैचमेंट एरिया? A river drains the water collected from a specific area which is called its catchment area. जल ग्रहण क्षेत्र, एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित पानी को बहाती है जिसे उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि कोई भी स्मॉल रिवर्स का एग्जांपल ले लो, अगर बिग रिवर्स का लोगे तो कैचमेंट एरिया नहीं, उसका जो है बड़ा ड्रेनेज बेसिन या फिर रिवर बेसिन कहते हैं। लेकिन सपोज कोई एक स्मॉल रिवर है ना, तो वो क्या होगा कि उस एरिया में जितना भी बारिश होगा या फिर ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, वहां से छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो है सो आकर के, है ना, इकट्ठा होगा और फिर एक रिवर का है सो निर्माण करेगा। तो वो जब पूरा का पूरा एरिया जहां से वो पानी बटोर करके एक नदी का जो प्रवाह तैयार होगा, उसी पूरे एरिया को हम लोग जल ग्रहण क्षेत्र या फिर कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर बोलेंगे। समझ में आ गया, है ना। दूसरा है ड्रेनेज बेसिन, अपवाह द्रोणी, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन, एन एरिया ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। तो देखो एक ड्रेनेज बेसिन में जिसमें कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या उसमें कई सारे कैचमेंट एरिया प्रेजेंट होंगे कि नहीं, है ना। सो ड्रेनेज बेसिन इज ए लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया देन ए कैचमेंट एरिया। क्लियर है। और लास्ट में है वाटर शेड। वाटर शेड को कई बार वाटर डिवाइड भी बोला जाता है। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज द वाटर शेड। जल विभाजक या फिर जल संभर जिसे कहते हैं, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को जल विभाजक के रूप में है सो जाना जाता है।
कई बार वाटर सेट जो है स्मॉल रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया है उसको भी वाटर सेट इन जनरल कई बार बोल दिया जाता है। बट ये तीन बेसिकली डेफिनेशन है, सो याद रखिए। वाटर सेट को भी वाटर डिवाइड भी कई बार यहाँ पे कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड, ठीक है। जो बड़े रिवर सिस्टम्स होते हैं जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, इंडस रिवर सिस्टम हो गया, तो उसके पूरे बेसिन को हम लोग ड्रेनेज बेसिन के बजाय रिवर बेसिन कह देते हैं। समझ में आ गया? रिवर बेसिन भी कई बार है सो शब्द यूज हो जाता है अगर कुछ बड़े लेवल का अगर कोई रिवर है तो, जैसे कि हम गंगा है, ब्रह्मपुत्र है ना, इंडस सिंधु नदी है, तो वैसे रिवर्स को हम लोग रिवर बेसिन भी कई बार वर्ड है सो यूज करते हैं। इसको अगर डायग्राम से समझना है कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि सपोज कि एक मेन रिवर है, गंगा रिवर है, इसी जो गंगा रिवर है ना, इसमें कई जो है ट्रिब्यूटरीज जो है सो आकर के मीट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अननोन कॉलर, हाउ कम? सुबह सुबह अननोन कॉलर याद कर रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो देखो ये सभी मेन रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। अब इसके भी छोटे छोटे कई सारे हैं सो सब ट्रिब्यूटरीज होते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इकलौता नदी निकलेगा और सीधा आके गंगा में मिल जाएगा, इसमें भी कई सारे स्ट्रीम्स जो है आकर के मिलेगा, इसका भी सब स्ट्रीम होगा। तो ये इस रिवर का है सो कैचमेंट एरिया कहलाएगा, कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। फिर यहाँ पे भी है सोन नदी है ना, इसके भी कुछ स्मॉल स्ट्रीम्स ये सब आके मीट करेगा। दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज द कैचमेंट एरिया, इस नदी का कैचमेंट एरिया। तो ऐसे करके जो भी रिवर्स होंगे सभी का अपना अपना एक कैचमेंट एरिया हो, जहां से वो जल को इकट्ठा करके और एक नदी के फॉर्म में प्रवाहित करेगा। और ये पूरा का पूरा को अगर आप एक यूनिफाइड एरिया अगर आप मान लेंगे तो इसको रिवर बेसिन कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा रिवर है। रिवर बेसिन या फिर ड्रेनेज बेसिन इसको कहेंगे, रिवर बेसिन या फिर ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन। समझ में आ गया? ठीक है। वाटर शेड क्या होता है? वाटर डिवाइड क्या होगा कि सपोज कि एक हिल है ना, एक नदी इधर से अपवाह तंत्र है सो डेवलप हो गया, दूसरा इस साइड में डेवलप हो गया, तो इसी को बीच में कहेंगे वाटर डिवाइड। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है, और आप देखिए तो जो अरावलीज है, इट इज ऑल्सो वेस्टर्न वाटर डिवाइड, ठीक है। प्लस आपका जो विंध्या है, सतपुरा है, इट इज ऑल्सो वाटर डिवाइड, है ना। तो इंडिया का एक मैप आपको मैं दिखाता हूं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहां पे वाटर डिवाइड को जो है दिखाया गया है, ठीक है। सो दिस इज द वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया। जैसे कि आप इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, देखो ये जो बीच का जो लाइन है ना, ये डार्क लाइन, दिस इज द वाटर डिवाइड, जल विभाजक जिसे कहते हैं। यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा नदी है जो कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है? क्या बात है यार, तुम लोग खुद ही सब पढ़े हुए हो। कहाँ पे है माही रिवर? ये रहा देखो माही रिवर, है ना। ये पीटी में कई बार आपसे पूछता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा 23.5 डिग्री पे, है ना। तो यहाँ पे एक नदी है माही, जो कि आप गुजरात मध्य प्रदेश वाले रीजन में देख सकते हो, है ना। ऐसे करके और ऐसे करके है सो वापस यहाँ पे गिरता है। तो दिस इज द माही रिवर, जो कि आपसे एग्जाम में कई बार है सो पूछता है कि कौन सा रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार है सो कट करेगा, माही रिवर है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज द वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया, जल विभाजक। क्यों? क्योंकि एक अपवाह तंत्र आप देखिए तो इधर की तरफ फॉर्मेशन होता रहेगा, है ना। दूसरा आप देखिए कि इधर की तरफ फॉर्मेशन होगा, जो कि अरेबियन सी में है सो जाकर के मीट करेगा, ठीक है। यहाँ से नर्मदा और तापी कुछ इस तरीके से मीट करेगा। प्लस यहाँ पे देखिए कावेरी, है ना, कृष्णा, गोदावरी, है ना, महानदी, ये सभी है सो बे ऑफ बंगाल का है सो मेन रिवर है। बाकी गंगा नदी तो मालूम ही है ना, बे ऑफ बंगाल में जाएगा। सो दिस इज द वाटर डिवाइड ऑफ योर कंट्री, है ना। और यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है। यहाँ पे ऐसा क्यों है? तो विंध्या और सतपुरा रेंजेस है। यहाँ पे ऐसा क्यों है? तो अरावली है यहाँ पे, है ना। तो इस वजह से आप देख सकते हैं
कि किसी हिल या फिर किसी रेंज के होने की वजह से जो है वहां पे एक वाटर डिवाइड का है सो फॉर्मेशन जो है सो हो जाता है, जल विभाजक उसको कहते हैं। ठीक है, चलो इस मैप पे कुछ और चीज समझाते हैं कि जब हम लोग इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, तो उसको हम लोग दो पैटर्न पे डिवाइड करते हैं। एक है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और एक है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जो हिमालयन रिवर सिस्टम हो जाएगा बेसिकली, जो नर्मदा नदी से ऊपर का जो नॉर्थ का जो बेसिकली जो भी रिवर्स होगा, दे ऑल विल बी पार्ट ऑफ योर हिमालयन रिवर सिस्टम। हालांकि ये सभी जो चंबल है या फिर बेतवा है, ये सभी है सो पेनिनसुलर इंडिया से है सो ओरिजिन होता है, लेकिन ये सभी हिमालयन रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, बाकी नीचे का जो भी साउथ इंडिया का रिवर्स आप देखते हो, दे ऑल विल बी पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हिमालयन रिवर्स है उसे कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हिमालयन रिवर्स? ठीक है, जो हिमालयन रिवर्स होंगे, है ना, जो हिमालयन रिवर्स है उससे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सबसे पहला कि उनका जो वाटर जो ओरिजिन होता है बेसिकली दे आर फेड बाय द ग्लेशियर्स, यानी कि हिमनद से है सो ओरिजिन होता है ना, यानी कि ग्लेशियर्स से फीड होगा, ग्लेशियर्स, है ना, फीड, ग्लेशियर्स फीड दीज रिवर्स। लेकिन साउथ इंडिया में जो भी रिवर्स होगा वो, है ना, वहां पे या तो रेनफॉल हो जाएगा या फिर कोई नेचुरल कोई झील विल हो वैसा हो, लेकिन मेनली बारिश की वजह से होता है, रेनफॉल की वजह से। लेकिन जो हिमालयन रिवर्स होगा वो ग्लेशियर से फीड होता है और ड्यूरिंग मानसून जो है इसमें रेनफॉल की वजह से भी पानी आता है ना, बट मेनली ग्लेशियर्स की वजह से रहता है। इसी वजह से जो हिमालयन रिवर्स होते हैं, है ना, दे आर पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है? 12 मासी नदियां, हाँ, 12 मासी नदियां, या फिर सदा नीरा भी कहते हैं इसको। नीर मतलब कि जल होता है ना, आपको बीपीएससी में या फिर यूपीएससी में भी पूछता है, पर्यायवाची सब, है ना, तो याद रखना है ये सब चीज भी। ठीक है, तो सदा नीरा मतलब कि सालों भर जिसमें पानी रहे, है ना, वैसे रिवर्स को हम लोग पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दो चीज। तीसरा, हाँ, वॉल्यूम ये सब तो ज्यादा होगा ही। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है दैट इज मोस्टली कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर एंटीसीडेंट इन नेचर। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियां। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसीडेंट? इसकी तरफ फॉलो कर दे, इस बोले नहीं नहीं नहीं, वो पूरब, पूरब से नहीं है। सही बोल रहे हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स का मतलब हो गया कि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है सो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है ना बीच में, तो हिमालय के बनने से पहले से जो भी नदियां मौजूद हैं उसे हम लोग एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियां। समझ में आ गया? तो याद रखना कि जैसे कि गंगा नदी हो गया, या फिर आप देखिए इंडस है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सभी एंटीसीडेंट रिवर्स है। हिमालय के उत्थान होने से पहले से ये सभी नदियां हैं सो प्रेजेंट है ना। लेकिन एक आप देखिए कि शुरुआत में यहाँ पे एक नदी था हाइपोथेटिकल, जिसका नाम दिया गया है इंडो ब्रह्म नदी या फिर शिवालिक नदी। समझ में आया? ऐसा माना जाता है जियोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा कि देयर वाज ए रिवर, है ना, जो कि थ्रू आउट जो है इस लेंथ पे फ्लो करता था। ठीक है, जो कि आगे भी देखेंगे स्लाइड में और ऐड किए हुए। उसका क्या नाम था? इसका नाम था इंडो ब्रह्म नदी, इंडो ब्रह्म नदी। ठीक है, इंडो ब्रह्म नदी। इसी को हम लोग शिवालिक रिवर भी कहते हैं, शिवालिक रिवर, शिवालिक रिवर। तो जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट है उनका मानना है कि जैसे जैसे से हिमालय का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, ये जो इंडो ब्रह्म नदी है ना, इसके 3 पार्ट है सो टूट गए। ठीक है, एक बन जाएगा आपको इधर से इंडस सिंधु नदी, दूसरा नीचे की ओर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र, और तीसरा आ जाएगा गंगा रिवर सिस्टम। समझ में आ गया? इसी वजह से बोला जाता है कि हिमालय के उत्थान होने से पहले गंगा बेसिकली इसी सिस्टम का जो है सो पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। हाँ,
दूसरा देखो, बेसिकली एंटीसीडेंट रिवर्स वैसे रिवर्स को बोलते हैं जो कि आपके इधर वाले पार्ट से जो है फ्लो करके और इंडिया में जो है सो आ रहा है। तो अगर ऐसे एग्जांपल, अगर ऐसे देखोगे टेक्निकली तो सिंधु नदी होगा, सतलज नदी होगा और ब्रह्मपुत्र नदी होगा, है ना। लेकिन ये सभी आपस में इंटरलिंक्ड है ना। वो जो मेजर जो रिवर जिसको हम लोग इंडो ब्रह्म या फिर शिवालिक नदी बोलते हैं, उसी का सारा है सो पार्ट है। अगर आप पहले देखोगे, ये जो यमुना नदी है ना, ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी पहले इंडस नदी का ट्रिब्यूटरी था, लेकिन जियोलॉजिकल जो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट हुआ उसके वजह से कोर्स चेंज हुए और ये जो है सो फाइनली गंगा का ट्रिब्यूटरी हो गया। तो ये सभी रिवर सिस्टम जो है चेंज होते रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द दिस पर्टिकुलर रीजन जो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एक पॉइंट जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ना, पीटी में पूछा जाता है कि कौन से रिवर्स हैं जो कि हिमालय पार की नदियां हैं। तीन मेजर रिवर्स आपको याद रखना है ना। हाँ, कौन सा हो गया जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, है ना, इस मैप में भी आपको दिख रहा होगा, इस रीजन से जो कि कैलाश पर्वत का रीजन है, मानसरोवर झील है, यहां से एक नदी ऊपर की ओर जाएगा जो कि इंडस है, सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी इंडस, इसी के नाम से है। सो भारत का जो नाम है इंडिया पड़ा है, या फिर जो हिंदुस्तान है, सिंधु से हिंदुस्तान है। दूसरा रिवर आपको दिखेगा यहाँ पे सतलज, ठीक है, सतलज। और तीसरा नदी आपको दिखेगा ब्रह्मपुत्र, जिसको सैंगपो रिवर है सो बोला जाता है, तिब्बत वाले रीजन में, चाइना वाले रीजन में। तो ये आपसे पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि सतलज और ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये तीन ऐसे मेजर रिवर्स हैं इंडिया के जिनका ओरिजिन जो है सो तिब्बत वाले रीजन में हुआ है, जो कि बियॉन्ड हिमालयाज का जो है सो रीजन, वहां पे है सो इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। चलो वापस स्लाइड पे। जो एनसीईआरटी का चैप्टर है ना, ये काफी अच्छा है एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स ये सब बीच में मेंशन कर देता है, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी को पढ़िए, उसमें आपको इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखिए, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बी डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी कि ओरिएंटेशंस टू द सी, इट मे बी ग्रुप्ड इनटू द अरेबियन सी ड्रेनेज एंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। ठीक है, they are separated from each other through the Delhi ridge, the Aravallis and the Sahyadris, है ना। तो दिल्ली रीज बेसिकली आप देखिए ऊपर का नॉर्थ का पार्ट हो जाएगा, अरावलीज हो जाएगा, और सह्याद्रीज मतलब कि वेस्टर्न घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट, है ना। वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र में है उसको हम लोग क्या सह्याद्रीज बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, एक वाटर डिवाइड यानी कि जल विभाजक जो है उसके तौर पे काम करेगा। तो वाटर डिवाइड के जो ईस्टर्न साइड में जो भी रिवर्स होंगी वो बे ऑफ बंगाल में जाके मीट करेगा, और जो इसके वेस्टर्न साइड में होगा सो अरेबियन सी में जाके मीट करेगा। ठीक है, नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया, 77% जो है ड्रेनेज एरिया का, इट कंसिस्टिंग ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एटसेट्रा, इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि जो भी आप मेन लैंड रिवर्स देख रहे हो, जो भी ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हो, उसका 77%, 77% जो है सो बे ऑफ बंगाल में जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा। ठीक है, और बाकी जो 23% है ना, अरेबियन सी में जाएगा। तो ये सभी डेटा आप नोट कर लो आपके पीटी में, जो कि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये उलट के लिख देगा कई बार, या फिर अप्रोक्सीमेटली पूछ लेगा कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रिवर वाटर्स गोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो आपको 77% कुछ याद रखो, है ना। 75% का भी डेटा याद रखोगे तो एक कम से कम याद रहेगा, उतना जो है बे ऑफ बंगाल में जाएगा। ठीक है, इंडस है, नर्मदा है, तापी, माही एंड द पेरियार सिस्टम्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स इन द अरेबियन सी, है ना। तो ये सभी रिवर्स का आप कई बार आप नाम भी आप नोट कर लो। इंडस का तो याद रहता ही है, नर्मदा तापी सबको मालूम है, माही और पेरियार कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो,
सो माही नदी है, पेरियार सिस्टम्स है, ये सभी अरेबियन सी में है, सो जाके अपना डिस्चार्ज करेगा वहां पे। On the basis of the size of the watershed, the drainage bases of India are grouped into 3 categories. ठीक है, अब कितने बड़े एरिया को वो ड्रेन करेगा उसके बेसिस पे है सो 3 कैटेगरी बनाया गया। ठीक है, जैसे कि मेजर रिवर बेसिन्स, ठीक है, मेजर रिवर बेसिन्स हो जाएगा, मीडियम रिवर बेसिन्स हो जाएगा, ठीक है, और सबसे लास्ट में माइनर रिवर बेसिन्स। ठीक है, तो इसका जो क्वांटिफिकेशन किया गया है मेजर रिवर बेसिन्स का, उसका 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अगर बड़ा एरिया का बेसिन होगा, कैचमेंट एरिया, उसको हम लोग मेजर रिवर बेसिन बोलेंगे। ठीक है, जो मीडियम रिवर बेसिन होगा उसमें 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का उसका है सो कैचमेंट एरिया होगा। ठीक है, और जो माइनर रिवर बेसिन होगा इसमें 2,000 से कम उसका कैचमेंट एरिया रहेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है कि माइनर रिवर बेसिन को डिफाइन करने के लिए जो है कितना कैचमेंट एरिया है सो होना चाहिए या फिर उससे कम, तो 2,000 हो जाएगा। फिर 2,000 से 20,000 जो है सो मीडियम हो जाएगा, और 20,000 से अगर ज्यादा है तो मेजर रिवर बेसिन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को 3 भागों में बांटा गया है। बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द कैचमेंट एरिया 3 मेजर कैटेगरीज है ना, जिसमें से पहला है प्रमुख नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 जो है नदी हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक एटसेट्रा। मीडियम में, मध्यम में, जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है, इसमें 44 नदियां हैं, जैसे कि कालिंदी, पेरियार, मेघना इत्यादि। और जो लघु नदी जो द्रोणी है, जिसका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल है, हजारों नदियां इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कुछ डेटा है जो कि आपको है सो याद रखना है ना। इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, evolution of Himalayan drainage. There are difference of opinion about the evolution of the Himalayan rivers. However, geologists believe that a mighty river called Sivalik or Indo-Brum, जो कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था, Sivalik और Indo-Brum traverse the entire longitudinal extent of the Himalaya from Assam to Punjab and onwards to Sindh, है ना। तो कहने का मतलब है कि हिमालय का जो आप एक्सटेंट अभी देखते हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लेकर के और बिल्कुल पाकिस्तान में सिंध वाले रीजन में चले जाओ, वैसे रीजन में एक बहुत विशालकाय नदी है सो पहले फ्लो करता था मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जिसका नाम क्या रखा गया है, इंडो-ब्रम या फिर शिवालिक। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो शिवालिक, जो कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय बेसिकली सबसे आउटर जो है रेंज है, वहीं पे इसका कोर्स था, उसी के जगह पे है सो शिवालिक का अपलिफ्टमेंट बेसिकली हुआ है। इस वजह से शिवालिक, कुछ लोगों का मानना है कि शिवालिक वहीं पे है जहां पे पहले वो नदी का है सो कोर्स हुआ करता था, है ना, शिवालिक के पास। ठीक है, तो थ्रू आउट द हिमालयाज जो है आप देख सकते हो वहां पे ये जो है एक बहुत बड़ा जो है नदी फ्लो करता था। ठीक है, द रिमार्केबल कॉन्टिन्यूटी ऑफ द शिवालिक एंड इट्स लेकेस्ट्राइन ओरिजिन। लेकेस्ट्राइन का मतलब क्या होता है, जो लेक से, झील से जिसका उत्पत्ति हो बेसिकली, लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स, है ना, लेक्स रिलेटेड टू लेक्स, लेकेस्ट्राइन मतलब रिलेटेड टू लेक्स। ये सभी एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको आप, है ना, यहाँ पे नोट मत करिए, समझ लीजिए, घर पे जाकर के एनसीईआरटी पढ़ के पलट के 2-4 पेज उसका और नोट्स बना लीजिएगा, पहले समझिए ये एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि वो नहीं है एनसीईआरटी में, तो बाकी ये एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट है। And alluvial deposits consisting of sand, silt, clay boulders and conglomerates support this viewpoint, है ना, क्योंकि शिवालिक जो है सब बहुत कॉन्टिन्यूअस है ना, प्लस उसमें लेक्स से जो ओरिजिन होते हैं, है ना, लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स, ये सभी काफी ज्यादा पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे एक वाटर बॉडी रहा होगा, उसी के वजह से यहाँ पे ओरिजिन हुआ है। सो दीज एविडेंसेस सपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ ए मेजर रिवर विच इज कॉल्ड एज इंडो-ब्रम और शिवालिक। समझ में आ गया? It is opined that in due course of time, जैसे से अब क्या होगा कि इंडियन प्लेट जो है सो यूरेशियन प्लेट से आके टकराएगा, हिमालय का है सो ओरिजिन स्टार्ट होगा, हिमालय का है सो उत्पत्ति स्टार्ट होगा। तो ये जो मेजर रिवर था ना, अब इसके कई सारे पार्ट्स जो है सो टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा। द इंडो-ब्रम रिवर वाज डिसमेंबर्ड इनटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम्स। 3 ऐसे मेजर जो है रिवर सिस्टम में टूट जाएगा।
पहला होगा इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज इन द वेस्टर्न पार्ट, है ना, द गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द सेंट्रल पार्ट, and the stretch of the Brahmaputra in Assam and its Himalayan tributaries in the eastern part. समझ में आ गया? तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों जो है सो कौन से, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि एक कॉमन एक इंडो ब्रह्म नदी था, शिवालिक नदी था, और हिमालय के उत्थान होने की वजह से, हिमालय की उत्पत्ति होने की वजह से इस नदी में जो है सो, है ना, 3 पार्ट में, 3 भाग में टूट गया। ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट होगा, पश्चिमी भाग में कौन सा बनेगा? इंडस बनेगा। जो मध्य भाग होगा उस नदी का, शिवालिक और इंडो ब्रह्म नदी का, वो गंगा और उसका ट्रिब्यूटरी बन जाएगा, और जो पूर्वी क्षेत्र का जो हिस्सा हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र कहलाएगा। समझ में आ गया? गंगा नहीं है, गंगा नहीं है मतलब गंगा इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडो ब्रह्म रिवर सिस्टम। ठीक है, द डिसमेंबरमेंट वाज प्रोबेबली ड्यू टू द प्लिस्टोसिन अपहीवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज, यानी कि प्लिस्टोसिन जो है बेसिकली आइस एज का भी समय है, वहां पे वेस्टर्न हिमालयाज में थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हुआ, है ना, इसकी वजह से पोटवार प्लेटू, बेसिकली आप देखिए तो जो पाकिस्तान वाले रीजन का, दिल्ली रीजन वाले रीजन का है, इसको पोटवार प्लेटू हम लोग बोलते हैं, वहां पे सो अपलिफ्टमेंट होगा, विच एक्टेड एज द वाटर डिवाइड के तौर पे काम करेगा, और जो रिवर है शिवालिक और इंडो ब्रह्म है, इसमें जो है सो डिसरप्शन स्टार्ट होगा, और इसके कई सारे पार्ट जो है सो इसमें ब्रेक फैसो हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप, है ना, हमने आपको बताया था मालदा गैप जो है सो कहां पर है? हाँ, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में है ना। हमने आपको जब जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, मेघालय प्लेट्यू है, ये भी हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, लेकिन दोनों सेपरेट कैसे हो गया? तो सेपरेट ऐसे हो गया कि देखो, ठीक है, ये हम भारत हो गया। जो मालदा गैप का बात किया जाता है, या फिर कई बार इसको मालदा फॉल्ट भी बोला जाता है, इस वाले रीजन में है मालदा फॉल्ट। ठीक है, मालदा फॉल्ट इसको बोलते हैं, मालदा फॉल्ट या फिर मालदा गैप, है ना। तो जो मेघालय प्लेट्यू आप देखते हो यहाँ पे, मेघालय प्लेट्यू प्लस ये जो प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है, ये दोनों आपस में है सो जुड़ा हुआ था पहले। ठीक है, दोनों अभी भी मतलब ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट लोग कि जो मेघालय पठार है और जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये एक ही भूगर्भ का हिस्सा है, एक ही जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका सेम है। लेकिन जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, तो क्या हुआ था कि इंडियन प्लेट कहाँ टकरा रहा था? ऊपर का जो यूरेशियन प्लेट है उसमें है सो कोलिजन हो रहा था, टकरा रहा था। इसके वजह से यहाँ पे एक है सो क्रैक है सो जनरेट हो गया, है ना, एक दरार है सो जनरेट हो गया, है ना। उसी दरार को हम लोग मालदा फॉल्ट बोलते हैं। और ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होगा कि ये सभी है सो नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा बन जाता है, और उस फॉल्ट में है सो ऊपर से अलुवियल डिपॉजिट्स जमा हो गया है, इस वजह से ये फॉल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। समझ में गया? लेकिन अगर आप उसके रिवर्स के नीचे, वैली से नीचे अगर स्टडी करोगे, जियोलॉजिकल स्टडी करने पे, वहां पे फॉल्ट है सो, है ना, पता चलता है। ठीक है, तो यही आपको कह रहा है कि जब ये सभी फॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो यहाँ से जो आप मेजर रिवर्स जो उस समय की हम लोग बात करते हैं, इंडो ब्रह्म जो रिवर है, उसका एक पार्ट है सो टूट के ब्रह्मपुत्र के तौर पे है सो फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में गया? वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि the down thrusting of the Malda Gap area between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau during the mid-Pleistocene period diverted the Ganga and the Brahmaputra systems to flow towards the Bay of Bengal. समझ में आ गया? ठीक है। The Indo-Brahma River, also known as the Shivalik River, is a hypothesized ancient river system believed to have existed during the Miocene to Pleistocene epochs around 20 million to 2 million years ago. This river is thought to have been a precursor to the current river systems of the Indo-Gangetic Plain, including the Indus, Ganges and Brahmaputra rivers. ठीक है, तो ये जो है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक माइटी रिवर यहाँ पे सतलज, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र जो है वो तो है ही एंटीसीडेंट रिवर है, बिल्कुल है,
अच्छा, एंटीसीडेंट की बात की जा रही है, ठीक है। गंगा उसमें एंटीसीडेंट नहीं होगा, वो जो है हिमालय के इस साइड से है बेसिकली, है ना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, इंडस रिवर सिस्टम, इसके बारे में देखते हैं कि इसके ट्रिब्यूटरीज और कहाँ से कैसे कैसे ओरिजिन होता है, ठीक है। सिंधु नदी प्रणाली बेसिकली, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाए क्योंकि फिर जो है जगह नहीं बचता फिर मैप लगाने के, है ना, इस वजह से। लेकिन इसे बस फैक्ट्स बस समझना है आपको, है ना, फैक्ट समझो। इंडस रिवर सिस्टम जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिस ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ये सब जनरल स्टेटमेंट। कवरिंग एन एरिया ऑफ 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो अगर ये याद कर पाओ तो ठीक है, क्योंकि ये सभी एनसीईआरटी का फैक्ट है। ये जो एरिया दिया हुआ है ना, ये सभी एनसीईआरटी का है। तो हो सकता है कि आपसे कई बार एग्जाम में ही पूछ ले, है ना, कि इंडस रिवर बेसिन का बताओ कि टोटल कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ना। तो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये टोटल है। भारत में कितना है? 3,21,279 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो देखो, इंडस रिवर की अगर आप बात करो तो यहाँ पे तिब्बत वाले रीजन में है सो फ्लो करेगा, फिर इंडिया में है सो इंटर करेगा, फिर इंडिया से है सो पाकिस्तान में चला जाएगा। प्लस कुछ ऐसे रिवर्स है जैसे कि काबुल नदी, जो कि इंडस का है सो एक ट्रिब्यूटरी है, ये है सो अफगानिस्तान को ड्रेन करता है। तो आप ये कह सकते हो कि सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर जो है, ये 4 देशों के कंबाइंड ड्रेनेज पैटर्न को है सो फॉर्म करता है ना। तिब्बत हो जाएगा, भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा और अफगानिस्तान हो जाएगा, है ना। तो 4 देश को है सो ड्रेन करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या जो इंडस नदी है, क्या ये अफगानिस्तान से फ्लो करता है क्या? तो नहीं, अफगानिस्तान से फ्लो नहीं करेगा। लेकिन इसका ड्रेनेज बेसिन है सो अफगानिस्तान में है। क्यों? क्योंकि वहां से कई सारी नदियां जो है अफगानिस्तान से ओरिजिन होकर के और इसमें पाकिस्तान में आकर के है सो मिलेगा इंडस नदी में। तो ड्रेनेज बेसिन है सो इसका अफगानिस्तान भी होगा, लेकिन इंडस अपने आप में है सो अफगानिस्तान में फ्लो नहीं करता है ना। ये पॉइंट याद रखना, कई बार एग्जाम में अगर पूछ दे कि इंडस फ्लोज थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज, तो ऐसा नहीं कि 4 आंसर कर दिए वहां पे, है ना, वो अफगानिस्तान नहीं होगा। लेकिन हाँ, ड्रेनेज बेसिन ऑफ द इंडस हाउ मेनी कंट्रीज, तो 4 देश हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका टोटल लेंथ कितना है जी? 2880 किलोमीटर, ये सभी याद रखो। इंडस का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और यहाँ पे अरबियन सी में जो कराची के पास में बेसिकली एक डेल्टा जो फॉर्मेशन करेगा, टोटल जो लंबाई होगा इंडस नदी का वो है 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में कितना है? 1114 किलोमीटर, ठीक है। टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में जो लंबाई होगा 1114 किलोमीटर होगा, ठीक है। इंडस ऑल्सो नोन एज द सिंधु, है ना, सिंधु नदी इसी को बोलते हैं। इट इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया। जाहिर सा बात है कि जितने भी नदी आप देखते हो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के, सबसे जो पश्चिमी में जो पश्चिम हिस्से में जो होगा वो है सो इंडस नदी है। ये इस ओरिजिन कहाँ पे होगा? पोखरचू, ये इंपॉर्टेंट है, याद याद नाम करो, है ना। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए ग्लेशियर नियर पोखरचू इन द तिब्बतन रीजन, तिब्बत वाले क्षेत्र में, है ना। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? पोखरचू। ये सब भी जो है तिब्बतन नेम है ना। अगर भारत में होता तो कुछ और नाम इसको दे दिया जाता। क्या नाम दिया जाता? बोखरचू वहां पे है, सो नाम है इसका, याद रखना। ये पीटी में बहुत बार पूछता है ना। इंडस नदी का है सो ओरिजिन कहां से होता है, ठीक है। तिब्बत के रीजन में है, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4164 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर के अप्रोक्स जो है ऊंचाई पे इंडस रिवर का है सो ओरिजिन है। इन द कैलाश माउंटेन रेंजेस, है ना। यहाँ पे कौन सा माउंटेन रेंज है? कैलाश। कैलाश माउंटेन रेंज है सो हिमालय का पार्ट है। यस सर, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय का पार्ट है, यानी कि काराकोरम रेंज हो जाएगा, लद्दाख रेंज हो जाएगा, जास्कर रेंज हो जाएगा और कैलाश रेंज होगा। ये सभी हिमालय पार की जो है बेसिकली रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना। इन तिब्बत इट इज नोन एज सिंगी खम्बन और लायंस माउथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि इंडस इज नोन बाय विच नेम इन द तिब्बत एरिया, यानी कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खम्बन बोलते हैं, सिंगी खम्बन, है ना, सिंगी खम्बन।
लायंस माउथ, ठीक है। आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। देखो कई बार आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि जो इंडस रिवर है वो भारत में कौन से रेंजेस के बीच में से है सब फ्लो करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है लद्दाख और जास्कर, है ना। यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में, है ना, पीर पंजाल लिख देगा, काराकोरम रेंज लिख देगा, है ना। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में से, है ना, जैसे कि जास्कर रेंज है, लद्दाख रेंज है, इसके बीच में से है सो इंडस रिवर है सो फ्लो करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको यह भी पॉइंट याद रखना है कि जो लेह जो है सो इंडस नदी के ही बैंक पे है सो सिचुएटेड है लेह, ठीक है। तो कई बार आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि लेह जो है कौन से नदी के जो है तट पे बेसिकली स्थित है, तो वो भी सिंधु नदी होगा, इंडस रिवर होगा लेह, ठीक है। तो यहाँ पे दो रेंज आप नोट कर लीजिए, लद्दाख एंड जास्कर, लद्दाख एंड जास्कर। It cuts across the Ladakh range forming a spectacular gorge near Gilgit in Jammu and Kashmir, ठीक है। गिलगित के पास में है सो जॉर्ज, गिलगित एक नदी भी है जो कि इसका एक ट्रिब्यूटरी है, गिलगित रिवर भी इसका ट्रिब्यूटरी है। इट इंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर चिलास, चिलास एक आप नाम याद कर लीजिए, चिलास जो है जहां पे ये पाकिस्तान में है सो इंटर करेगा, यहाँ पे सीधा रीजन चिलास में है सो इंटर करेगा, जो कि नंगा पर्वत के पास का हिस्सा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत है, और वहां पे नामचा पर्वत है, नामचा पर्वत से है सो ब्रह्मपुत्र बेंड करता है, और नंगा पर्वत से इंडस का कोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है ये हो गया है, मैप थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। देखो इंडस यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे करके इंडिया में एंटर करेगा, है ना। यहाँ पे नंगा पर्वत के पास में जब पहुंचेगा, है ना, चिलास वाले रीजन में, यहां से एकदम से साउथवर्ड इसका है सो डायरेक्शन हो जाता है। समझ में आ गया, साउथवर्ड डायरेक्शन हो जाता है। देखो इसी को बोलते हैं क्या, सिंटेक्सियल बेंड, है ना। बेंड यानी कि इसको है सो ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए था, नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या बोलते हैं, पामीर नॉर्ड, है ना। तो इस वजह से ये सभी ऑलरेडी है सो माउंटेनियस रीजन है, तो जाहिर सा बात है कि नदी उधर नहीं जाएगी, नीचे की ओर है सो शिफ्ट कर जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द योर इंडस रिवर, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इट क्रॉसेस द हिमालयाज थ्रू ए 5181 मीटर डीप जॉर्ज नियर अटॉक लाइंग नॉर्थ ऑफ द नंगा पर्वत। इट टेक्स ए शार्प साउदर्ली बेंड हियर, सिंटेक्सियल बेंड, है ना, जो कि मैंने आपको बताया सिंटेक्सियल बेंड। तो कहां पे, किस वाले रीजन से, अटॉक में। अटॉक कहां पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। अटॉक, ठीक है, अटॉक। हालांकि ये मैप थोड़ा सा इनएक्यूरेट है, अटॉक के पास में ही काबुल रिवर जो है सो आके मीट करता है ना। तो अटॉक को थोड़ा और नीचे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, हालांकि मैप जो है सो इनएडिक्वेट जो है रिप्रेजेंटेशन ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, बीपीएससी एक बार सवाल पूछा था अभी हाल फिलहाल में, आई थिंक कि 67 का री एग्जाम में या फिर 68 वाले एग्जाम में पूछा था कि अटॉक के पास में जो है इंडस में कौन सी नदी आकर के मीट करती है। ऑप्शन दे दिया था, गिलगित दे दिया था, काबुल दे दिया था, श्योक दे दिया था, और एक और कोई था। इसका आंसर काबुल होगा, है ना, काबुल नदी, है ना, याद रखना। जो गिलगित है, श्योक है, ये सभी इंडिया के ही टेरिटरी में आकर के है सो मीट करता है, ठीक है। लेकिन जो काबुल नदी है ये पाकिस्तान में जाकर के है सो इंडस नदी में है सो मीट करता है, अटॉक के पास, ठीक है। यहाँ पे कई बार आपसे इंडस के ट्रिब्यूटरीज के ऊपर ऐसा सवाल पूछा जाता है ना, जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन होगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन होगा। तो किसी रिवर का लेफ्ट और राइट बैंक कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, जैसे कि सपोज कि एक रिवर है, इसका कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ फ्लो है ना, तो इधर की तरफ देखोगे तो तुम्हारा राइट ये हो जाएगा, दाहिना, है ना, और लेफ्ट इधर हो जाएगा, यही तो होगा। लेकिन अगर रिवर कुछ इस तरीके से उल्टा अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो फिर इधर से देखो, ऐसे देखोगे तो ये राइट हैंड हो जाएगा और ये जो है सो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सपोज कि इस रिवर की बात करें, अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए, तो ऐसे जो भी
नदी आकर के इसमें मिलेगा इस साइड से, उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। अगर इधर से कोई नदी आके इसमें मिल रहा होगा तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी उसको बोलेंगे। सेम इसमें देखो, अगर यहाँ पे ऊपर से कुछ नदी आके मिलेगा उसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, अगर नीचे से कुछ नदी मिलेगा उसको हम लोग लेफ्ट बैंक बोलेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि चेनाब जो है वो इंडस का सिंधु का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी? चेनाब बाईं ओर से हो जाएगा, है ना, लेफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडस का जो फ्लो है कुछ इस तरीके से है ना, इंडस का फ्लो ये रहा सिंधु नदी का। चेनाब देखो यहाँ से ओरिजिन होता है और यहाँ पे आकर के ऐसे जो है सो मीट करता है, यानी कि बाईं ओर से आकर के है सो, है ना, मीट कर रहा है, तो बाईं ओर की सहायक नदी चेनाब कहलाएगी। लेकिन अगर काबुल की बात करें तो राइट हैंड हो जाएगा, गिलगित का बात करें तो राइट हैंड हो जाएगा, श्योक का बात करें तो राइट हो जाएगा। श्योक का एक और जो है ट्रिब्यूटरी है जो कि इंपॉर्टेंट है, नुब्रा जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इंडस का ये सभी है सो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। कई बार आपसे एग्जाम में ना श्योक रिवर के ऊपर पूछ लेता है कि श्योक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो सिंधु नदी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नुब्रा जो है सो किस नदी का ट्रिब्यूटरी है, तो श्योक नदी का ट्रिब्यूटरी है। गिलगित जो है सो किसका है ट्रिब्यूटरी, तो इंडस का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट रिवर है। स्वात, स्वात भी एक रिवर है, यह भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बेसिकली काबुल ये सब में मीट कर जाता है ना। आप देखते हो कि यहाँ पे स्वात वैली ये सब काफी न्यूज में रहता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर का एरिया है स्वात वैली, है ना। यहाँ पे तालिबानी फोर्सेस ये सभी काफी एक्टिव रहता है, तो ये सब उस जगह का है ना। बाकी तोची, गुमल, खुंदर, है ना, ये सभी इंडस का है सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, पाकिस्तान वाले रीजन का ये सभी नदी है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। काबुल नदी है सो इंपॉर्टेंट है, स्वात रिवर ये सो इंपॉर्टेंट है, गिलगित इंपॉर्टेंट है, श्योक इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो 5 जो नीचे की नदियां हैं ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झेलम है, चिनाब, रावी, सतलज और ये है ना ब्यास, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखो अब से एग्जाम में ये चीज पूछता है कि कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा जगह है जहां पे इंडस में, सिंधु में जो है भारत की जो ये 5 जो नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सब जो है जो आगे जाके कंबाइंड हो जाता है और उसको पंचनद कहते हैं, पंचनद कहते हैं। वो कौन से रीजन में जगह पे जाके मिलता है सिंधु नदी में, क्या नाम है उसका? पंजाब में? वो तो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया ना। कौन सा जगह है? हाँ हाँ बोलो। मिठानकोट, पठानकोट नहीं है, मिठानकोट, मिठानकोट है ना। मिठानकोट ये जगह याद रखना, आपसे कई बार पीटी में ये सवाल पूछता है, देखो है ना, इसको नोट कर लो। मिठानकोट, मिठानकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। और यहाँ पे क्या होगा कि सिंधु नदी में, इंडस रिवर में, जो इंडिया से जो भी रिवर्स आप देखते हो, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ये सभी आपस में है ना ज्वाइंट हो जाता है, पंचनाद उसको बोलते हैं। और जो पंचनाद है वो सिंधु में जाकर के मिठानकोट के पास में सो मीट करेगा। अब प्लस ये आगे जो है इंडस रिवर अरेबियन सी में जाके डेल्टा का भी फॉर्मेशन करता है कराची के पास में, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। दर्दिस्तान रीजन, इट इंटर्स इनटू द पाकिस्तान नियर चिलास इन द दर्दिस्तान रीजन, ठीक है। दर्दिस्तान मतलब क्या? ये दुख दर्द बहुत ज्यादा है वहां पे? यस सर। नहीं, दार्दिक लैंग्वेजेस वहां पे बोले जाते हैं। दार्दिक बेसिकली इंडो जो कौन सा, ठीक है, वो दार्दिस्तान मतलब कि दार्दिक लैंग्वेजेस के ऊपर है सो वर्ड उसको, है ना, वहां से आया है। दार्दिक लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। You can see here काबुल रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान ज्वाइंस इंडस नियर अटॉक, ठीक है। काबुल नदी जो है सो जो कि अफगानिस्तान से फ्लो करता है, इसी के नाम पे इसका कैपिटल भी काबुल है, और ये इंडस का ट्रिब्यूटरी है और अटॉक के पास में सो मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, पीटी में कई बार पूछता है, ठीक है। Thereafter it flows through the Potwar Plateau and crosses the Salt Range, ठीक है। The other important tributaries joining the right bank of the Indus, right bank of the Indus are खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ एंड सांगर, ठीक है। देखो यहाँ पे तोची रिवर है सो दिख रहा होगा,
है ना। खुर्रम नदी है सो दिख रहा होगा, ठीक है। गोमल ये रहा, गोमल नदी दिख रहा होगा। विबोआ जो है मैप पे नहीं है बट इसी रीजन में कहीं पे होगा। एंड सांगर, ये सभी एनसीईआरटी में नाम दिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी दुनिया में कोई भी नदी जो है ट्रिब्यूटरी हो चाहे नहीं हो, जो एनसीईआरटी में जो नाम दिया गया है उसको तो याद ही कर लो। हो सकता है सीधा सीधा यही लिख दे कि विबोआ नदी है तो कौन सी नदी का ट्रिब्यूटरी है ना, तो ऐसा पूछ सकता है। ये सभी इंडस रिवर का है, सो कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दाहिनी ओर से। आज तक पता ही नहीं तुमको? नहीं, 11th का है। हर क्लास में बोलते हैं कि 11th का एनसीईआरटी पढ़ो, 11th का एनसीईआरटी पढ़ो। एटलीस्ट पलट के देखो कि क्या दिया है उसमें, क्या सब टेक्स्ट है। अब उतना हम नहीं बताएंगे, जाके खोजो कौन सा है, मतलब स्पून फीड करा दे हैं। एनसीईआरटी 11th का आई थिंक कि 3rd चैप्टर होगा, ड्रेनेज सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें देखना। हाँ, मतलब वहां पे ऐसा कुछ मैप वैप नहीं, ऐसे नहीं समझाता है, बस ऐसे लिख करके निकल गया है ना। तो ये ध्यान रखो कि मैप से कैसे आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है जस्ट एबव द मिथानकोट। मिथानकोट कहाँ पे है? हाँ, ये वाला जो रीजन है मिथानकोट। जस्ट एबव द मिथानकोट द इंडस रिसीव्स फ्रॉम पंचनाद the accumulated waters of the 5 eastern rivers Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. The river empties into the Arabian Sea south of Karachi, है ना, साउथ ऑफ कराची, कराची के दक्षिण में, आफ्टर फॉर्मिंग ए ह्यूज डेल्टा। यहाँ पे अरेबियन सी में है सो डेल्टा बनाएगा, कराची यहाँ पे सिटी है, कराची के साउथ में सो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ये सभी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि झेलम, झेलम का ओरिजिन कहाँ पे, तो वेरीनाग झील के पास में होगा, है ना। चेनाब, तो चेनाब बेसिकली चंद्र और भागा, दो ऐसे स्ट्रीम्स हैं, उसके हिमाचल प्रदेश में है सो ओरिजिन होता है ना। फिर ब्यास, ब्यास का कहाँ पे है, ये भी ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में है। और जो सतलज नदी है ये फिर से यहाँ पे मानसरोवर के पास में है सो ओरिजिन हो जाएगा, है ना। राकसताल जिसको कहते हैं, राकसताल के पास में, है ना। और फिर ब्यास जो है, इसमें से देखो ब्यास इज द ओनली रिवर विच फ्लोज इंटायरली इन द इंडियन टेरिटरी। जो इंडस रिवर सिस्टम्स का जितना भी आप मेजर रिवर्स देख रहे हो ना, ब्यास इकलौता ऐसा नदी है जो कि इंडिया में ओरिजिन होगा और इंडिया में ही सतलज में हरिके के पास में जाके सो मीट कर जाता है, ठीक है, हरिके बराज के पास में। बाकी जो भी रिवर्स है, सतलज हो, झेलम, चेनाब, ये सभी पाकिस्तान में जाके मीट करेगा आपस में, है ना। जैसे कि झेलम यहाँ से है स्टार्ट, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल भी है सो मूव करता है, फिर आगे जाके चेनाब में मीट कर जाएगा। चेनाब चंद्र और भागा, है ना, दोनों आगे ऐसे मीट करेगा चेनाब। रावी नदी यहाँ पे आकर के ऐसे मीट करेगा और फिर दोनों आगे सतलज में मीट करेगा, जिसको पंचनाद फिर बोलेंगे। और पंचनाद जो है फिर सिंधु नदी में मीट करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। झेलम रिवर, इसके बारे में देखते हैं। झेलम, झेलम रिवर जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक हो जाएगा, है ना, ये सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक बाई ओर से मिलने वाली नदी है। इट राइजेस फ्रॉम ए स्प्रिंग, जो है स्प्रिंग यानी कि झरना, है ना, झील, वहां से इसका है सो ओरिजिन होता है। वेरीनाग, है ना, ये इंपॉर्टेंट है नेम, ये याद रखो। झेलम ओरिजिन फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के फुट हिल्स में, ठीक है। सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द पीर पंजाल, पीर पंजाल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, है ना, वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो श्रीनगर है बेसिकली झेलम नदी के तट पे ही है। श्रीनगर भी है झेलम नदी के तट पे, कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछ देता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब रीजन, है ना। पंजाब का नाम ही इसी वजह से है, पंच जोड़ आप, है ना, 5 रिवर्स की वजह से पंजाब। तो जो पंजाब है जियो एनसीईआरटी गीता के समान है बिल्कुल। एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी को तो खैर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पंजाब में जो भी मेन रिवर्स है उसका जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट होगा, पश्चिमी में जो होगा वो झेलम नदी होगा, ठीक है।
इट मर्ज विद द इंडस रिवर इन द ईस्टर्न पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ही जाकर के है सो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज सभी है सो मिलेगा इंडस नदी में। इट फ्लोज थ्रू द श्रीनगर, श्रीनगर से फ्लो करता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार पूछता है पीटी में, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि श्रीनगर से कौन सा नदी पास करेगा, तो ऐसा नहीं कि चिनाब ऐसा करके चले जाए, नहीं, झेलम, झेलम पासेस थ्रू द श्रीनगर, ठीक है। और यहाँ पे एक वुलर लेक है ना, तो वुलर लेक से भी है पास करेगा। देखो यहाँ पे आपको एक वुलर लेक दिख रहा होगा, है ना, ये वाला लेक बेसिकली यहाँ पे है ना, ये हो जाएगा। बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू ए डीप नैरो जॉर्ज, thereafter it forms the India Pakistan boundary for 170 किलोमीटर। यहाँ पे जो है मैप पे हालांकि क्लियर नहीं दिख रहा है, बट झेलम देखो तो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री है सो फॉर्म करता है। 170 किलोमीटर के अराउंड जो है सो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। एंड देन इमर्जेस एट द पोटवार प्लेट्यू नियर मीरपुर, यहाँ का जो प्लेट्यू पाकिस्तान का है इट इज कॉल्ड एज पोटवार प्लेट्यू, वहां पे है सो इमर्ज करेगा। दूसरा, इट ज्वाइंस द चेनाब नियर झांग इन पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का फैक्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, आपसे पीटी में पूछ सकता है कि झेलम जो है सो चेनाब में कौन से जगह पे जाके मीट करेगा, उसका नाम है झांग, है ना। तो देखो झेलम में जेएच है, झांग में जेएच है, तो ऐसे कुछ याद कर सकते हो कि झेलम मीट्स चेनाब एट झांग, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। झेलम का एक और ट्रिब्यूटरी है जो हमेशा न्यूज में रहता है और आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या नाम है उसका, मतलब है तो और भी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज, बट किशन गंगा याद रखना, किशन गंगा, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, किशन गंगा, KISHEN, किशन गंगा, है ना। किशन गंगा जो है झेलम का ट्रिब्यूटरी है। दूध गंगा भी है यहाँ पे एक, वो भी झेलम का ट्रिब्यूटरी है, लेकिन एग्जाम में किशन गंगा के ऊपर तो ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो याद रखना किशन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है। देखो ये जो भी है इंडस रिवर वाटर्स, आप देखो जो भी है, चेनाब है, सतलज, जो भी मेजर रिवर्स यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये सभी है सो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है सो फ्लो हो रहा है ना। तो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के जल विवाद है इंडस वाटर्स के और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके वाटर्स को शेयर करने के लिए, ठीक है, जल विवाद है। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है सो साइन हुआ था 1960 में, याद रखना, है ना। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी कौन से देश के बीच में हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, सो हुआ है। कब हुआ, 1960 में, 1960 में। कौन करवाया, नहीं, हाँ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक मेडिएट किया था, मेडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। विश्व बैंक जो है बेसिकली मेडिएट किया था, तब जाके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है इंडस वाटर ट्रीटी का जो है सो समझौता होगा। इस समझौते में क्या सब निष्कर्ष निकला कि भारत के हिस्से में कुछ नदियां आएंगी कि उसका जो मैक्सिमम वाटर 80% के अराउंड आप है सो कंज्यूम करिए अपने एग्रीकल्चर के लिए, डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी करना है, प्लस कुछ नदियां हैं सो पाकिस्तान के हिस्से में चली जाएंगी कि उसका जो मैक्सिमम वाटर है सो आप ये करिए, है ना। तो इसके वजह से क्या होगा कि ऐसा नहीं कि इंडिया जो है पूरा का पूरा सारे नदी पे डैम बिल्ड कर दे और पाकिस्तान जो है ना, वो भूखमरी में चला जाए। ऐसा कुछ लोग सजेस्ट करते हैं भारत की सरकार में, कुछ लोग मंत्री कि सब नदी पे डैम बना दो, पाकिस्तान में पानी ही मत भेजो। ऐसा नहीं कर सकते हो भाई, जो नदी है ये ट्रांस मतलब, हाँ, तो नहीं, वो हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं कि जब भी कुछ ऐसा आर्गुमेंट देना होगा तो वो लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, है ना। तो पानी बंद कर दोगे तो इतना बड़ा नदी का पानी अपने हाल रखोगे कहाँ, है ना। तो ये भी रीजन है। एक तो बारिश होता है 2 दिन लगातार तो पूरा हाल बेहाल हो जाता है ना। और नदी के ऊपर सारा पानी स्टोर करने लगोगे फिर दिक्कत है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी में कौन से नदियां हैं सो पाकिस्तान के हिस्से में गई और कौन सी नदियां हैं सो भारत के हिस्से में आई। तो CJI याद करो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चले गए पाकिस्तान, पाकिस्तान चले गए। चेनाब, झेलम, इंडस, ये तीनों जो नदी है ये पाकिस्तान के हिस्से में आएगी और बाकी जो अलावा इसके अलावा
सतलज है, रवि है, ब्यास है, ये सभी भारत के हिस्से में आएगा। समझ में आ गया? तो एग्जाम में है ना, कई बार आपसे ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो मैक्सिमम जो पाकिस्तान के जो अधिकार में जो नदी गया जिसका वो यूज कर सकता है CGI, यानी कि चेनाब, झेलम और सिंधु नदी, इंडस नदी। हाँ, ऊपर का 3, ठीक है। 80% वेंट टू पाकिस्तान, यस। और RBS रिवर इन इंडिया, यस, ठीक है। रावी, ब्यास और सतलज, ये हो गया। चलो नेक्स्ट रिवर देखते हैं, चेनाब। मेरे स्कूल में मेरा जो हाउस था चेनाब हाउस था इसलिए याद रहता है मुझे, है ना। चेनाब, रावी, झेलम, ये सब जो है रिवर्स के नाम पे है, सो हाउसेस बने हुए थे। तो चेनाब रिवर के नाम पे मेरा हाउस था। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, ये याद कर लो, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ठीक है। हालांकि आपको देख के लगता होगा कि सतलज जो है यहाँ से ओरिजिन होकर के इधर मीट कर रहा है, लेकिन एनसीईआरटी लिख दिया तो लिख दिया, चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। एग्जाम में पीटी में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो चेनाब नदी है, सो सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु नदी की, याद कर लेना चेनाब। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नियर बारालाचाला पास, बारालाचाला पास इन द लाहौल स्पीति वैली, जास्कर रेंज। लाहौल स्पीति कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, है ना। बहुत सुंदर जगह है लाहौल स्पीति, ये सब जो है। कभी एग्जाम से छूट मिले, कभी ऐसा मन करे भ्रमण करने का तो चले जाना वहां, लेकिन मानसून में मत जाना, दिक्कत हो जाएगा, पैसा चाहिए। अरे भारत भी घूमने के लिए पैसा चाहिए, अरे ट्रेवल ब्लॉगिंग करो, घूमते हुए निकल जाओ। हेलो, क्राउड फंडिंग करा लो। हाँ, तो ऐसा कुछ करो, यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करो, वहां से भी जो है पैसा वैसा आ जाएगा। अरे आजकल तो वही सब चल रहा है यूट्यूब पे जो है। कभी लगता भी हुआ कि क्या कर रहे हैं पढ़ लिख के यार, चलो वही सब काम करते हैं। हाँ चलो स्टार्ट किया जाए क्या? चलो चलो चलो, हाँ चलो यार छोड़ो कल से समाप्ति कर देते हैं हिसाब किताब, छोड़ो बीपीएससी यूपीएससी, क्या करना है ना। जब जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य पैसा ही कमाना है और मजे ही करना है, तो फिर क्यों एनसीईआरटी और जो है विपिन चंद्रा में जीवन को बर्बाद किया जाए, क्या बोल रहे हो? हाँ, लेकिन वो क्या है, वो सब बरसाती चीजें हैं, है ना। आज यूट्यूब है, कल को जो है यूट्यूब बंद हो जाएगा, फिर इधर ही बोरिंग रोड चौराहा पे जो है, हाँ टिकटॉक का देखो, हाँ एकदम सही याद दिलाया, है ना। टिकटॉक देखो बीच में कितना फेमस हो गया था, है ना, लगता था कि बाप रे मतलब क्या चल रहा है। अभी एकदम से क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट है, सो सब जगह बैन ही करा दिया, जाओ नाचते रहो टिकटॉक पे। तो यूट्यूब ये सब भी कुछ वैसा ही है, हालांकि बहुत लोग उसमें बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं, हॉबी के लिए कर सकते हो, बट उस पर डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, तो ये चेनाब रिवर बेसिकली आप देखिए जास्कर रेंज के पास में जो है, बारालाचाला पास के पास में ओरिजिन होगा, लाहौल स्पीति वैली में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो हेड स्ट्रीम्स है, 2 स्ट्रीम्स मिलकर के चंद्र और भागा, चंद्र और भागा बेसिकली चेनाब रिवर्स को, जो देखो यहाँ पे अब दिख रहा होगा, है ना, चंद्र और भागा ऐसे 2 रिवर्स है, ये दोनों मीट करके फिर आगे चेनाब नदी बनता है ना। तो कहाँ पे मीट करता है? तांडी, तांडी में, है ना। तो चंद्र एंड भागा मीट्स एट तांडी इन हिमाचल प्रदेश एंड देयर आफ्टर इट इज कॉल्ड एज द चेनाब रिवर, ठीक है, चंद्र और भागा, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा। द रिवर फ्लोज फॉर 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू द पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि भारत में जो है सो 1180 किलोमीटर इसका है सो टोटल लंबाई होगा भारत में, और उसके बाद है सो पाकिस्तान में चला जाएगा। हाँ, ये रहा चेनाब, ठीक है। रवि, रावी, the Ravi is another important tributary of the Indus. It rises west of the रोहतांग पास, है ना। तो रवि है सो कहाँ पे? रोहतांग पास के पश्चिम में, तो आर से रवि याद करो, आर से रोहतांग याद करो, है ना। रोहतांग पास के पास में जो है रवि रिवर का है सो उद्गम होगा कुल्लू हिल्स में, इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश
एंड फ्लोज थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट, है ना, चंबा वैली। चंबा वैली से कौन सी नदी बहती है, अगर कभी एग्जाम में पूछे तो रवि नदी उसका आंसर हो जाएगा। ये सभी एनसीईआरटी का फैक्ट्स है। हालांकि किसी नदी पे गूगल पे जाओगे तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो सभी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जो कि एनसीईआरटी में जितना जो स्टेटमेंट है वो सभी इंपॉर्टेंट है ना। बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइनिंग द चेनाब रिवर, सराय संधू, it drains the area lying between the southeastern part of the Pir Panjal and the Dhauladar ranges। ठीक है, पाकिस्तान में चेनाब में जाकर के है सो रवि नदी मिलेगा कहाँ पे, सराय सिद्धू के पास में। ठीक है, ये जो रवि है चेनाब से मीट करेगा, इसका क्या जगह क्या नाम होगा, सराय, सराय सिद्धू। ठीक है, याद कर लो, सराय सिद्धू में, चेनाब में है सो रवि, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आप कह सकते हो, राइट साइड से आके मीट कर रहे हैं ना। चेनाब का फ्लो कुछ इस तरीके से है, रवि राइट साइड से आके मिल रहा है। ठीक है, झेलम है सो लेफ्ट साइड से मिल रहा है। नेक्स्ट है ब्यास। ब्यास कुंड से इसका ओरिजिन होगा हिमाचल प्रदेश में। ब्यास जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी सिंधु नदी का, ब्यास कुंड से ओरिजिन होगा और रोहतांग पास में। ठीक है, द रिवर फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली एंड फॉर्म्स जॉर्जेस एट काती एंड लड़गी इन द धौलाधर रेंज। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर चाहो तो याद करके रख सकते हो। ठीक है, कुल्लू वैली से फ्लो करेगा, ब्यास कुंड से ओरिजिन होगा, हिमाचल प्रदेश में ये भी, है ना। तो देखो जो भी मेन रिवर आप देख रहे हो सभी है सो हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिन हो रहा है ना। ब्यास नदी भी है और आपका जो है सो चेनाब भी है, रवि नदी है, ये सभी तीनों है सो हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिन हो रहा है ना। और हिमालयन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से, मतलब हिमनद जो है वहां पे, उसके वजह से फॉर्मेशन होगा। इट इंटर्स द पंजाब प्लेन्स वेयर इट मीट्स सतलज नियर हरीके। ठीक है, तो देखो जो ब्यास नदी है ना, यहाँ से ओरिजिन हुआ कुछ इस तरीके से, और ये सतलज नदी में है सो मीट करेगा कहाँ पे, कौन सा पॉइंट है, हरीके, है ना। यहाँ पे बैराज भी है ना, तो ये याद रखना, हरीके, हरीके इज द पॉइंट इन द पंजाब जहाँ पे सतलज और ब्यास नदी आपस में है सो मीट करेगा। ब्यास रिवर लाइज इंटायरली विद इन द इंडियन टेरिटरी, ये इंपॉर्टेंट है। ब्यास नदी है सो टोटल देखो तो भारत के ही क्षेत्र में जो है सो इसका उद्गम भी होगा और यहीं पे है सो समाप्त भी हो जाएगा, सतलज नदी में है सो मीट करेगा आगे, है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है सतलज। सतलज का जो है ओरिजिन कहाँ पे होगा, तिब्बत में, है ना। ये एक राकस ताल है तिब्बत में, वहां से ओरिजिन होगा और फिर इंडिया में इंटर करेगा हिमाचल प्रदेश में। कौन सा ये है दर्रा, कौन सा है, एस से सतलज, एस से सिपकिला। ठीक है, याद रखना, सिपकिला, सिपकिला। ठीक है, उसके बाद फिर ये आगे है सो फ्लो करते रहेगा। तो सतलज ओरिजिनेट्स इन द राक्षस ताल, राक्षस ताल या फिर राकस ताल भी इसको कहते हैं, राकस ताल नियर मानसरोवर at an altitude of 4,555 meter in Tibet, where it is also known as Langchen Khambab। ये इंपॉर्टेंट है, लांगचेन खम्बम जो है किस नदी को बोलते हैं, तो सतलज नदी को बोलते हैं तिब्बत में। It flows almost parallel to the Indus for about 400 kilometer before entering India and comes out of a gorge at Rupar। ठीक है, it passes through the Sipkila on the Himalayan ranges and enters the Punjab plains। It is an antecedent river, पूर्ववर्ती नदी है, antecedent river है। It is a very important tributary as it feeds the canal system of the Bhakra Nangal project। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बेसिकली जो है सो इसी पे है, बना हुआ है, ब्यास और सतलज जो ज्वाइंट ये सब है इसमें। अच्छा, ये राक्षस ताल जो है क्या है, किसी को मालूम है इसका, व्हाई इट इज कॉल्ड एज राक्षस ताल? जेल है, अच्छा झील है, नहीं वो तो है, समझ गए, लेक है, बट मतलब इसका नाम वैसा क्यों पड़ा हुआ कि जैसे राक्षस जो बोलते हैं हिंदी में, वो क्या क्या है कथा? बेसिकली इसका स्टोरी क्या है ना कि देखो राकस ताल जो है और जो लेक मानसरोवर है ये दोनों आसपास का ही है,
ठीक है, दोनों आसपास का है। यहाँ पे जो भी लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, है ना, वो राकेश ताल में नहीं नहाते हैं, है ना, मानसरोवर लेक में है। सो बेसिकली ये सब स्नान करेंगे। इसके पीछे का स्टोरी ये है कि राकेश ताल में जो है रावण जो है एक बार इस रीजन में गया था, है ना, और राकेश ताल में नहाने के बाद उसका ऐसा माना जाता है कि बुद्धि जो है सो भ्रष्ट हो गया। ठीक है, तो हाँ हाँ, तो इस वजह से उसके बाद कर्मनाशा में कर्म का नाश हो जाता है ना। कर्मनाशा नदी बिहार में है ना। तो इसी वजह से हिंदू माइथोलॉजी में भी जो है आप देखिए जो राकेश ताल है इसको थोड़ा सा इम्प्योर माना गया है ना। वहाँ पे जो भी पिलग्रिमेज जो के लिए जो लोग जाते हैं इसके पानी को अवॉइड ही करते हैं। पता चला कि वहाँ गए, है ना, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए और भ्रष्ट होके चले आए, है ना। तो दिक्कत हो सकता है जीवन में इस वजह से। हाँ, जो पहले से जिसका हो फिर क्या उपाय है? फिर तो फिर गंगा में नहाओ चाहे कुछ भी करो, फिर नदी ही मैला होगा। हाँ ठीक है, तो सतलज रिवर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद जो है गंगा रिवर सिस्टम आएगा, है ना। इसको कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज्यादा आज हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम्स, तो ये मैप को जो है ना पूरा बैठा लो, है ना, कि कौन सा ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक है, कौन सा राइट बैंक है, और यही सब रिवर्स के अराउंड आपसे सवाल पूछा जाता है इंडस रिवर्स पे, है ना, कि इंडस रिवर में पंचनाद कहाँ पे मिलेगा, तो मिठानकोट के पास से मिलेगा, है ना। कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, तो श्योक हो जाएगा, गिलगित है, ठीक है, श्योक रिवर, श्योक, गिलगित, स्वात, काबुल, खुर्रम, बुमल, टोची, कुंडर, ये सभी है सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाकी लेफ्ट बैंक में सारा जो मेन जो रिवर सिस्टम है सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। जास्कर भी एक नदी है यहाँ पे, जास्कर, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बाकी चेनाब, ब्यास, ये सब तो है ही। किशन गंगा कौन से नदी का ट्रिब्यूटरी है? झेलम का है। झेलम है सो कौन से लेक से पास करेगा? वुलर लेक, वेरीनाग लेक से इसका ओरिजिन होगा, है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखा करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी बच्चे ऑनलाइन है।